आ गया, है ना। तो अब ये आप बिल्कुल आसानी से याद रख पाएंगे कि क्या क्या कहलाएगी वो कंडीशन जब उस आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, और क्या कहलाएगी वो कंडीशन जब आरबीसी का नंबर घटेगा, है ना। लेकिन देखिए आरबीसी का नंबर घट रहा है बढ़ रहा है वो तो हमको समझ में आया। द थिंग इज कि प्रॉब्लम आती क्यों है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो एक्सपेक्टिंग मदर्स जो होती हैं, है ना, तो उनको डॉक्टर्स क्या दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है। सबसे पहली फॉलिक एसिड, है ना, और कुछ विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन B12। ये 2 गोलियां उन महिलाओं को ज़्यादातर दी जाती है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए उनकी बॉडी को ज़रूरत है कि उनकी बॉडी मतलब मदर बॉडी से उस चाइल्ड तक ऑक्सीजन का सप्लाई कराना है, और इन सारी चीज़ों को सप्लाई कराने के लिए आरबीसी की ज़रूरत है। आरबीसी को यहाँ पे हेल्दी और मैच्योर बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, जो अभी बच्चों को जन्म देने वाली हैं, उनके और उनके बच्चों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, उनके आरबीसी को मैच्योर रखने के लिए फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की मेडिसिन उनको दी जाती है ना। तो ये बात हम लोगों ने समझी। अब देखिए क्या होता है कि जब ये आरबीसी का नंबर कम हो जाए, तो देखिए आरबीसी का नंबर मान लीजिए आपको आपकी बॉडी में कम होने लगा है, तो क्या होगा कि आरबीसी का नंबर जैसे ही कम हुआ तो यहाँ पर आपकी बॉडी में इरिथ्रोपोइटीन का प्रोडक्शन होना शुरू होता है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि इरिथ्रोपोइटीन का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? व्हेनेवर आरबीसी का नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज, है ना। अब इससे क्या होगा कि इसके कारण ये होगा कि भैया ये किडनी से जो ये प्रोड्यूस हुआ है आपका एरिथ्रोपोइटीन, है ना, किडनी से आपका एरिथ्रोपोइटीन जो प्रोड्यूस हुआ है, ये मैसेज पहुंचता है आपके बोन मैरो तक, है ना। कहाँ पे पहुंचा है? बोन मैरो तक वो मैसेज पहुंचा है, और उस बोन मैरो की मदद से आपके आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाता है। इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या हुआ कि सबसे पहले तो आरबीसी का डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, है ना, नंबर उसका डिक्रीज हुआ। तो क्या हुआ? उसके कारण होगा ये कि किडनी प्रोड्यूस व्हाट? एरिथ्रोपोइटीन। उसने प्रोड्यूस करा एरिथ्रोपोइटीन, उसने प्रोड्यूस कर दिया, है ना। एरिथ्रोपोइटीन का प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। अब एरिथ्रोपोइटीन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो ये कहाँ पे गया? इट विल रीच टू द बोन मैरो। ये बोन मैरो के पास में पहुंचा, और जब बोन मैरो के पास में पहुंचा है ना, जब वो बोन मैरो के पास में पहुंच गया है तो क्या होगा? बोन मैरो के पास में पहुंचा है तो बोन मैरो से आरबीसी प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ये कुछ इस तरह से दे विल ट्राई टू मेंटेन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ओवर देयर इन योर बॉडी। इस तरह से आरबीसी का नंबर भी वहाँ पे मेंटेन रहता है। जब भी आरबीसी का नंबर आपकी बॉडी में बहुत तेजी से डिक्रीज हो, उस कंडीशन में इस तरह से दे विल ट्राई टू मेंटेन द नंबर ओवर देयर, है ना। उसके बाद में बच्चों आगे हम समझते हैं कि आरबीसी कि उसके पास में रेड कलर क्यों है। यह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आरबीसी के पास में आयरन पिगमेंट वहाँ पर प्रेजेंट है ना। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट है, जिसको हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के नाम से जाना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, ये बाइंड करेगा किससे? ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर, इस पे ऑक्सीजन भी आकर बाइंड कर सकती है, और इसी पर और कौन आके बाइंड करेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन भी आकर बाइंड कर सकती है। तो जब ये ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, दिस विल बी नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने आकर इस हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाया, सो इट विल बी कॉल्ड एज कार्ब अमीनो
hemoglobin. What it will be called? It will be called कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड उस हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है एंड व्हेन द ऑक्सीजन विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, तो ये कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना. मतलब ये वही कंडीशन है बच्चों जब आपका ब्लड इज गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम यू कैन से ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड. ये दोनों चीजें हमको यहाँ पर याद रखनी है कि ऑक्सीजनेटेड कब बना है आपका ब्लड, जब ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाया है एंड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग टू मेक अ बॉन्ड विद द हीमोग्लोबिन, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना. मतलब आपका ब्लड जो है वो क्या बन चुका है, वो डीऑक्सीजनेटेड बन गया है ना. तो ये हमको यहाँ पे समझ में आया, हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस समझ में आया और कैसे आरबीसी मतलब आपके इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन वहां पे मेंटेन होगा, है ना. इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं कहां पर, इरिथ्रोब्लास्ट. अभी जहां पर भी ब्लास्ट आपको देखने को मिले, इरिथ्रोब्लास्ट. इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे सेल्स विच आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आरबीसी, है ना. ऐसे सेल जो इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो, डेवलप हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, दे विल बी नोन एज इरिथ्रोब्लास्ट. और ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, दे विल बी देयर इन योर बोन मैरो. ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन योर बोन मैरो बच्चों, है ना. तो ये आरबीसी की बात, इरिथ्रोसाइट की बात यहाँ पर हमने इतनी की. आगे देखे, अ नॉर्मल मैन कंटेन 4 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था. सो इट कंटेन 4 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन और वुमेन्स कंटेन 12 to 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. देखिए ये डिपेंड करता है मेल और फीमेल की बॉडी के ऊपर. जैसे अगर हम बात करें किसी मेल की ना बच्चों, अगर हम मेल को कंपेयर कर रहे हैं किसी फीमेल से उसके हीमोग्लोबिन के बेसिस पे, सो व्हाट वी विल बी एबल टू गेट टू नो कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो मेल की बॉडी में ज्यादा है. कितना है, दैट इज अराउंड, यहाँ पे देखिए 14 से लेकर 16 आपने बोला है ना. 14 से 16 क्यों, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और अगर फीमेल की बात करें सो दैट इज अराउंड 12 to 14, है ना. ये भी दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑल्सो. ये क्लॉटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू डिपेंड, लाइक ये जो है ये बॉडी के करीबन 7% के रेशियो में ये वहां पर प्रेजेंट होता है. और फीमेल्स के केस में ये 4 to 5% उनकी बॉडी के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस वी नो, है ना. हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया है कि जो प्रोसेस है जिससे इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, है ना. मतलब आपके आरबीसी का, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, है ना. आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल. तो जब ये प्रोसेस यहाँ पर हो रही है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इरिथ्रोपोइसिस. व्हाट इट इज कॉल्ड, इरिथ्रोपोइसिस. द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी विल बी नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, है ना. उसके बाद में देखिए उसके मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर फॉलिक एसिड जो स्टिमुलेट करता है आपके इस आरबीसी की मैच्योरिटी को, उसको मैच्योर करने के लिए, उसको हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाने के लिए these two things will be very much important. और देखिए लाइफ स्पैन की बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी. whenever after 120 days when these cells will die, है ना. अब देखिए ये डाई या फिर 120 दिन के बाद में ये मर क्यों जाते हैं, तो आपको पता है कि वहां पर एज जो है वो हमारी बढ़ने लगती है ना. एज बढ़ती है तो क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी स्किन जो है वो कैसी होती है, रिंकल्ड होने लगती है. रिंकल्स उस पर प्रेजेंट होने लगता है, उस पर प्रेजेंट होते हैं, है ना. वैसे ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर भी आप व्हाट यू विल बी एबल टू सी, यू विल बी एबल टू सी द रिंकल्स. और जब रिंकल्स इस पे आ जाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट मोनोसाइट, है ना, या फिर कहें मैक्रोफेज जो है बच्चों, व्हाट, मैक्रोफेज जो है वो इन सेल्स को किल कर देंगे,
उनको वहाँ पर एनगल्फ करके उनको पूरी तरह से लाइस कर देंगे। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उनके स्ट्रक्चर में चेंज आया, क्या हुआ है कि इनके स्ट्रक्चर में यहाँ पर चेंज हुआ, और जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो आपका इम्यून सिस्टम ये भूल जाता है दैट दी सेल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये हमारी ही बॉडी के एक पार्ट है जो स्ट्रक्चर जिनके स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमको बदलाव या फिर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसके कारण ये आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं कर पाता है। एंड दीज मैक्रोफेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग और फॉर द डेथ ऑफ दीज इरिथ्रोसाइट ओवर देयर, है ना। 120 दिन के अंदर ये मर जाते हैं, और जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इनको यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। दिस पार्ट इज नोन एज स्प्लीन। स्प्लीन हम इसको बोलते हैं बच्चों, है ना, वो डिस्ट्रॉय वहाँ पर कर दिया जाता है स्प्लीन के अंदर। और ये स्प्लीन जो है दिस इज नोन एज ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब जहाँ पर मुर्दों को रखा जाए, जहाँ पर डेड बॉडीज हो, जहाँ पर कब्रगाह जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सो दिस विल बी द ग्रेवयार्ड। क्या है ग्रेवयार्ड? देखिए आपका ये वाला यहाँ पे आप हेपेटिक पोर्टल हेपेटिक सिस्टम यहाँ पे देख रहे हैं। लीवर यू पीपल आर एबल टू यू पीपल आर एबल टू सी ओवर हियर। पैनक्रिया हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसी पैनक्रिया के पास में यू पीपल आर एबल टू सी अ स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्प्लीन व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो दिस आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे इसमें चलते हैं, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है वो बना है आपके 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से। क्या क्या है? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चों, और ये दोनों चेन से मिलकर दिस योर हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ओवर हियर। देखिए उन दोनों के साथ में यहाँ पे हर एक अल्फा के साथ में करीबन 141 अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और बीटा चेन के साथ में भी अराउंड 146 अमीनो एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इन दोनों के कंपाइल हो जाने के कारण, है ना, इन दोनों के कंपाइल होने के कारण द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ओवर देयर, है ना। और वो स्ट्रक्चर जो है हाउ इट विल लुक लाइक दिस। आप ये देख सकते हैं कि ये आपका आरबीसी है जिसमें यू पीपल आर एबल टू सी द अल्फा चेन एंड द बीटा चेन, बोथ द थिंग्स आर देयर। देखिए एक अल्फा चेन ये रही और एक अल्फा चेन यहाँ पर है, हाँ। Now this is the beta chain over here, third one, and this is the fourth one over here। मतलब ये दोनों आपके दोनों स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको आयरन यू पीपल आर एबल टू सी ओवर हियर, है ना। उसी आयरन या फिर कहें कि इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स है बच्चों। 146 आर देयर विद द बीटा चेन एंड 141 आर देयर विद द अल्फा चेन। इनके प्रेजेंट होने के कारण दिस आरबीसी विल बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ओवर देयर, और इसीलिए ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे बनेगा बच्चों विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज ओवर हियर, है ना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज ओवर देयर, और इसी के कारण आपकी बॉडी में द गैसेज दीज रेस्पिरेटरी गैसेज विल बी ट्रांसपोर्टेड, है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आई है। आरबीसी का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन इस डब्ल्यूबीसी की बात करने से पहले हम इनको जानें कि ल्यूकोसाइट, है ना, मतलब यहाँ पे ल्यूकोब्लास्ट, है ना बच्चों। क्या होगा यहाँ पे? ल्यूकोब्लास्ट से ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दीज ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हम इनको बोलते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी हम लाइफ स्पैन की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल इनका है दैट इज देयर इन द इम्यून सिस्टम। ये आपके इम्यून सिस्टम का दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो ल्यूकोसाइट है बच्चों, ये 2 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे हमको डिवाइड होते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या कहा बच्चों हम लोगों ने इसको? हम लोगों ने कहा ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना। और दूसरा जो यहाँ पर टाइप देखने को मिलेगा वो कहलाएगा ग्रेन्युलोसाइट, है ना। अब देखिए ये 2 अलग अलग कैटेगरी हमको ल्यूकोसाइट की देखने को क्यों मिली? ल्यूकोसाइट की 2 अलग अलग कैटेगरी इनके कैरेक्टर के बेसिस पे, इनके रोल के बेसिस पे और इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमको देखने को मिली है। तो कैसे हैं हम उसको यहाँ पे समझते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट
एग्रेन्यूलोसाइट मतलब यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ग्रेन्यूल्स का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो और उनके साथ में उस सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू सी ओवर देयर, उसी के बेसिस पे दिस इज क्लासिफाइड ओवर देयर, है ना। अब इसके लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेल आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। सबसे पहला यहाँ पे आपको ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये लिम्फोसाइट जो है दिस will be the kind of cell which will be responsible to kill any kind of foreign particle over there. जब भी infection होगा these cells will be responsible to fight against the foreign particle over there. आपके बॉडी के BSF, आपकी बॉडी की आर्मी, आपकी बॉडी की पुलिस, आप इन्हीं को मान सकते हैं। इसके साथ में जो दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट बच्चों, मोनोसाइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल विच इज गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ सोल्जर ओवर देयर। कब? अभी मैंने आपको मैक्रोफेज की बात यहाँ पे बताई थी। तो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेगोसाइटोसिस ओवर देयर। फेगोसाइटोसिस, फॉर द फेगोसाइटोसिस दिस मोनोसाइट विल बी रिस्पॉन्सिबल। किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 120 डेज जब आपके इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब आपके आरबीसी के ऊपर रिंकल्स यू विल बी एबल टू सी, बिकॉज ऑफ दैट रिंकल्स द स्ट्रक्चर, द शेप ऑफ द आरबीसी इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। और उसी के कारण दीज मोनोसाइट क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि दीज आर द फॉरेन पार्टिकल्स विच केम इनटू आवर बॉडी टू कॉज एनी काइंड ऑफ डिसीज और to show any kind of negative effect on your body। तो इसीलिए बच्चों ये जो मोनोसाइट है ना, ये फेगोसाइटोसिस यहाँ पे करेंगे, which means they are going to engulf the cell। What they will do? They are going to engulf the cell और इसको ये पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाएंगे, उसको ये पूरी तरह से they will be responsible to kill it, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं मोनोसाइट की बात, तो यहाँ पे हो गई मोनोसाइट की बात, यहाँ पे हो गई फेगोसाइटोसिस, वो यहाँ पे शो कर देता है। दूसरा ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं, मतलब जिनके सेल के स्ट्रक्चर में यू पीपल विल बी एबल टू सी सम काइंड ऑफ उभार ओवर देयर, उसी को हम लोगों ने क्या बोला है? ग्रेन्युलोसाइट। तो देखिए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरी में हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका बेसोफिल्स है, बेसोफिल। दूसरा है ईसनोफिल, सेकंड इज ईसनोफिल। ईसनोफिल। और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल। तीन अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन वी पीपल आर एबल टू सी। तो देखिए बेसोफिल में व्हाट वी विल बी एबल टू सी, जब भी आप इनके स्ट्रक्चर को देखोगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ओनली दीज आर क्लासिफाइड एंड देयर फंक्शन इज आल्सो टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, व्हाट वी विल बी एबल टू सी कि आपने इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स को देखा। तो ग्रेन्यूल्स कैसे दिखाई देते हैं? छोटे छोटे उभार यू विल बी एबल टू सी, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के ग्रेन्यूल्स विल बी देयर, है ना। इस तरह से ये ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलेंगे। और कैसा स्ट्रक्चर, किस तरह का न्यूक्लियस यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है कुछ हेडफोन जैसा, ये कुछ हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर या फिर न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये किस तरह के सेल्स हैं आपके? दीज आर योर बेसोफिल्स, है ना। इसको बायलोब्ड बोलेंगे, आप हेडफोन नहीं लिख के आना वहां पे। दीज विल बी कॉल्ड बायलोब्ड। What it will be called? Bilobed। लोब का मतलब है न्यूक्लियस ओवर देयर, और बाय का मतलब है कि वहां पे दो अलग अलग सेंटर्स भी पीपल आर एबल टू सी ओवर हियर। ईसनोफिल्स, these are also responsible to fight against the microbes over there बच्चों। तो ये ईसनोफिल जो है इनका नंबर कब बढ़ जाता है? These cells when they are going to increase, जब भी आपकी बॉडी में किसी भी तरह का जर्म या फिर फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा, तब आपकी बॉडी में देखिए होगी कब? आपके मान लीजिए आपके देश में या आपके राज्य में किसी तरह की कोई लड़ाई हो गई है, सो ऑल द सोल्जर्स विल कम टुवर्ड्स द यू कैन से ऑन द एलओसी ऑफ दैट नेशन, है ना। तब ये हमको देखने को मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे सेल्स आर गोइंग टू अक्यूमुलेट ओवर देयर टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट ओवर देयर। तो दूसरी बात हम लोग यहाँ पे ईसनोफिल की कर रहे हैं।
ईस्नोफिल ये कैसे दूसरों से अलग है, तो ये जो है बच्चों इनका किडनी जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी लोब आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह के लोब होंगे? लोब मैंने आपको बताया, इट विल बी देयर एट द साइटोप्लाज्म पार्ट। ये साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरह के लोब आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट विल ऑल्सो बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पर ये किडनी जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। किडनी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। मतलब व्हाट काइंड ऑफ शेप इट कंटेन? किडनी शेप न्यूक्लियस इट विल कंटेन। What it will contain? It will contain kidney shaped nucleus और lobed it will be। तीसरा जो है this is न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल में इसको हम लोग बोलेंगे पोलीलोब्ड, है ना, या फिर मल्टीलोब भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इन्हीं को आप बोल सकते हैं कि बच्चों इनका जो ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे लोब्स वी आर एबल टू सी, है ना, कुछ इस तरह से। दूसरा यहां भी ग्रेन्यूल्स विल बी फाउंड। यहां पे ग्रेन्यूल्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये आपके न्यूट्रोफिल्स हुए और इसी बेसिस पे ये ग्रेन्युलोसाइट, है ना, आपको समझ में आ गया। ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, हाउ दीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर देयर, ये क्लासिफाइड है ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे। ए ग्रेन्युलोसाइट में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहां पर कोई भी ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलेगा। बट इन द ग्रेन्युलोसाइट वी विल बी एबल टू सी द ग्रेन्यूल्स। ये आपके ग्रेन्यूल्स यहाँ पे मैंने आपको रेड कलर से आपको दिखाए हैं। दीज आर द ग्रेन्यूल्स बच्चों। इसी के बेसिस पे ये दो अलग अलग सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो ये हमने WBC की बात की है। आगे इसकी लाइफ स्पैन की बात करते हैं और देखते हैं कि ये देखिए इस तरह से आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स आ देयर, है ना। नाउ यू पीपल विल बी एबल टू सी, देखिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल हमको दिखाई दे रहा है, ये लिम्फोसाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ईस्नोफिल भी पीपल आर एबल टू सी ओवर हियर, बेसोफिल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये मोनोसाइट भी अभी हमने देखे जिनको मैंने आपको बताया था कि फेगोसाइटोसिस, है ना, वो यहाँ पे शो कर रहे थे। इरिथ्रोसाइट आपका RBC ये यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये सारे सेल्स दे आर हैविंग अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ओवर देयर। अगर इनका किसी एक का भी नंबर कम या ज्यादा होता है उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे देखने को मिलेगा। अब इन्हीं के बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज बच्चों, एक ग्रेन्युलर या फिर एक ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा ग्रेन्युलोसाइट या फिर ग्रेन्युलर भी आप इसको बोल सकते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट में मैंने आपको दो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में बताया, है ना। देखिए यहाँ पर इसका एक ही न्यूक्लियस है, लिम्फोसाइट में आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिला, और ये जो मोनोसाइट है उसमें न्यूक्लियस जो है वो चांद जैसे शेप का आपको दिखाई देगा। दूसरा यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हेडफोन शेप का। तीसरा न्यूट्रोफिल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको मल्टी लोब्ड वो देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो बेसोफिल्स है बच्चों, इसको किडनी शेप हम लोगों ने बोला, ये आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल बायलोब्ड था, बायलोब्ड, ये किडनी जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके बेसिस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एंड देन यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर कि क्या स्ट्रक्चर किस तरह से वो देखने को मिल रहा था। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज मल्टी लोब्ड, है ना। ये आपके ग्रेन्युलोसाइट यहाँ पे पूरे हुए। आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया है कि ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है। आगे इसमें बात करें कि यहाँ पे सबसे पहले बात आती है एसिडोफिल्स की, मतलब ईस्नोफिल्स की। अभी हमने ईस्नोफिल्स की बात बच्चों की है कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर था, उसी के बारे में देखिए कि ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना, मतलब जो कैसे शेप के हैं, वो है अमीबा जैसे शेप के। अब अमीबा जैसे शेप के हैं तो क्या देख लिए, अगर आपके पास में इस तरह से कोई एक वेसल है
एंड दीज सेल्स आर मूविंग ओवर देयर, है ना, ये क्या है, ये सेल अगर वहां पे मूव कर रहे हैं सो दे विल बी एबल टू गो आउट फ्रॉम दैट वेसल, वो वेसल से पूरी तरह से वहां से बाहर आ जाएंगे और वो जो शेप है उनका, वो जो फंक्शन है उनका, वो अमीबा जैसा मूवमेंट वो शो करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट का ये एग्जांपल है बच्चों, ईस्नोफिल्स, है ना, कब ये बढ़ेंगे, जब भी आपकी बॉडी में इंफेक्शन होगा, है ना। आप अगर इनको देखना चाहते हैं सो दिस डाई eosine you will be able to use eosine dye की मदद से you will be able to give a color to these kind of cells, और उसके बाद में you will be able to see with the help of a microscope। बच्चों आप माइक्रोस्कोप की मदद से आप बड़े आसानी से आप उसको देख पाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, दीज आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स। जब भी आपको किसी भी तरह की एलर्जी हुई है पोलन ग्रेन से, फूड से, या किसी भी तरह के एलर्जन के कारण, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एलर्जी या किसी भी तरह के पैरासिटिक इन्फेक्शन से यू पीपल आर सफरिंग, तब आपकी बॉडी में ईस्नोफिल का नंबर बढ़ जाएगा, एसिडोफिल का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ा है, बिकॉज दे वांट टू अटैक ऑन दीज infectious agent, they want to search, they want to look for it, and whenever they will get it they will kill it, उसको पूरी तरह से मार देंगे। फिर देखिए एलर्जी जब भी होती है ना, एलर्जी जब भी होती है, क्यों ये होती है एलर्जी, दे सिंथेसाइज हिस्टामाइन ओवर देयर। एलर्जी के केस में क्या होता है, वहाँ पे हिस्टामाइन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, तब ये आपके ईस्नोफिल विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर देयर बच्चों। उसके बाद में ये किस तरह से अपना काम कर पाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, दीज सेल्स विल बी एबल टू मूव ओवर देयर, they will be able to cross a membrane, they will be able to cross the membrane of vessel over there, है ना। मान लीजिए आपकी वेसल है, तो इस वेसल के यहाँ पर there is a kind of parasite over there, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पैरासाइट है and your acidophils are moving over here, तो क्या होगा, these will be able to come out from the vessel, वो वेसल से पूरी तरह से अमीबा जैसी स्टाइल में it will come out, वो पर्दा फाड़ के this will come over here to eat, to engulf the parasite over there। इस तरह से they will be able to perform a function। और बच्चों ये पूरी तरह से लाइसोसोम की तरह काम करता है, लाइसोसोम जिसमें हम बोल सकते हैं कि it contains some kind of enzymes inside it, और उसकी मदद से जब वो अपने अंदर उस सेल को, पैरासिटिक सेल को लेगा, इट विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट, वो पूरी तरह से उसको क्या करेगा, पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट कर देगा। और इसका नंबर मैंने आपको बताया था, कब इसका नंबर आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, जब आपकी बॉडी में मान लीजिए टेप वर्म, है ना, क्या टेप वर्म जो होता है, whenever tapeworm will be found by the immune system inside your body, तब उस केस में उसको बोला जाता है टेनियासिस। उस कंडीशन, टेप वर्म वाला इन्फेक्शन जो है, उस कंडीशन में एसिडोफिल्स या फिर आपके इन ईस्नोफिल्स का नंबर जो है बच्चों वो लगातार तेजी से बढ़ने लगेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फीवर आ रहा है किसी भी इन्फेक्शन के कारण, इन दैट कंडीशन ऑल्सो ईस्नोफिल, द नंबर ऑफ ईस्नोफिल विल इंक्रीज। उसके बाद में एस्केरियासिस, है ना, मतलब एस्केरिस के कारण जो आपके इंटेस्टाइन या फिर आपकी गट वाला जो पोर्शन है, इफ इट इज गोइंग टू अफेक्टेड, इन दैट कंडीशन eosinophil will be very much important, will be very much effective in that condition। उसके बाद में बच्चों बेसोफिल्स की बात यहाँ पे आती है। बेसोफिल्स की बात मैंने आपको बताई थी कि ये सबसे छोटे वाले ग्रेन्युलोसाइट है। अगर सारे ग्रेन्युलोसाइट में अगर बात की जाए तो these basophils will be very much smaller in size as compared to the other granulocytes। और उसके बाद में अगर आप इनको देखना चाहते हैं so you will have to use this kind of dye, इसकी मदद से you will be able to give a color to them। और ये जो मिथिलीन ब्लू जो है बच्चों, इसमें ब्लू कलर ही will appear on that cell and these cells will be visible to you। इसीलिए आप जब भी देखेंगे whenever you will go to the pathology, आप जब भी पैथोलॉजी लैब जाते हैं बच्चों, पैथोलॉजी लैब आप गए हैं, over there when you will go, तो वो क्या करते हैं, वो आपका ब्लड सैंपल वहाँ पे ले लेते हैं, और ब्लड सैंपल लेने के बाद में they will allow it मतलब अगर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टेस्ट के लिए वहां पे गए हैं, सो दे विल टेक इट इन 2 डिफरेंट ट्यूब्स ओवर देयर। एक में किसी भी तरह का कोई केमिकल वहां पे ऐड नहीं किया जाता है, एंड सेकंड विल कंटेन EDTA इन इट। क्या होता है EDTA? EDTA बच्चों
दिस इज नॉट गोइंग टू अलाउ द ब्लड ओवर देयर टू गेट कोआगुलेट और क्लॉट ओवर देयर। लेकिन दूसरा जो है उसमें हमको क्लॉटिंग जो है वो देखने को मिलेगी, और जब क्लॉटिंग उसमें देखने को मिलेगी मतलब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इट आउट फ्रॉम देयर, हम वहां से सीरम जो है उसको वहां से बाहर निकालेंगे और उसकी मदद से टेस्ट जो है वो लगाते हैं। फिर ईडीटीए वाले में क्या करते हैं, ईडीटीए वाले को टेस्ट एक स्लाइड पे लेते हैं, 2 or 3 ड्रॉप्स वी आर गोइंग टू प्लेस ऑन द स्लाइड, उसके बाद में वी आर गोइंग टू मेक अ टंग लाइक स्ट्रक्चर ओवर देयर। उस स्लाइड के ऊपर देखिए, ये अगर आपकी स्लाइड है तो इस पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे रख के व्हेनेवर दे आर गोइंग टू मूव इट नो, तो एक टंग जैसा स्ट्रक्चर वहां पे बनेगा, और उसको उस स्लाइड पे वो ब्लड के ड्राई हो जाने के बाद में इन बोथ द स्टेन्स वी विल डिप द स्लाइड, ईओसिन में भी और दूसरी इस मिथिलीन ब्लू में भी, आप दोनों में इस स्लाइड को डिप करते हैं, और उसी के कारण द सेल्स विल बी एबल टू गेट अ प्रॉपर कलर एंड यू विल बी एबल टू सी देम। आप उसके बाद में आप आसानी से यू विल बी एबल टू सी दी सेल्स। बच्चों इनका जो काम होता है, जो मेन फंक्शन अगर अब हम इनकी बात करें, सो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन जो है बच्चों ये आपका एंटी कोगुलेशन एजेंट है, वो एंटी कोएगुलेशन एजेंट ओवर देयर, मतलब ये वो एजेंट है जो आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है ना। उसके बाद में हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, दीज थिंग्स विल आल्सो बी सिक्रीटेड बाय दीज बेसोफिल्स। बच्चों ये इनका मेन फंक्शन होता है। मतलब अब आपको ये भी पता लगा है कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है inside the body because of heparin, और heparin कहाँ से प्रोड्यूस होके आ रहा है, it is produced by basophils। तो basophils जो है will be responsible for this। बच्चों ये हमको काफ़ी अच्छे से इसमें समझ में आ गया है। उसके बाद में आगे हम लोग यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। ये तीसरे तरह के ग्रेन्युलोसाइट थे बच्चों जो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे थे। उसमें अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो ये एसिडिक और न्यूट्रल और बेसिक तीनों तरह की डाई यू पीपल कैन यूज ओवर हियर, और you will be able to give a color to them। आप क्या कर सकते हैं, आप इनको squeeze कर सकते हैं, whenever you will squeeze the blood, है ना, तो ये blood इनकी blood capillary walls है, they will be able to come out। और हम लोग क्या बोलते हैं कि डायपेडेसिस मतलब वही कि जब वो बाहर आते हैं they will be able to kill the microbes, जो भी वहाँ पे होते हैं उनको फेगोसाइटोसिस की मदद से they will be able to kill it। और बच्चों देखिए ये एक तरह के क्या कहलाए, इसीलिए इनको क्या बोला है, मैक्रो पुलिसमैन। क्यों बोला, क्योंकि वो उस वेसल से बाहर आके दे विल बी एबल टू एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल ओवर देयर, और जब उसको वो पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगा मतलब वो उसको डाइजेस्ट करने वाला है। सो दिस इज क्लियर टू यू। इन फीमेल्स द न्यूट्रोफिल बार बॉडी इज अटैच्ड विद द लोब न्यूक्लियस which is formed by the modification of X chromosome। तो ये X क्रोमोसोम के साथ में यहाँ पर अटैच भी हमको देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ फीमेल। दिस वी हैव सीन इन द हेट्रोफिल्स या फिर आपके न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए ये जो है दीज बार बॉडी, ये बार बॉडी जो है दिस विल बी एब्सेंट इन द केस ऑफ मेल्स। ये हमको बच्चों याद रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ए ग्रेन्युलोसाइट की अगर हम बात करें तो ए ग्रेन्युलोसाइट में हमने क्या समझा था, ए ग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहला मोनोसाइट विल बी देयर। ये भी मैक्रोफेज मैक्रोफेज यहाँ पर है बच्चों, है ना। मतलब क्या है, देखिए न्यूक्लियस जिसका कैसा हो, किडनी बीन शेप का हो, कैसा हो, किडनी बीन शेप का हो। ये भी फेगोसाइटिक नेचर का होता है। मतलब ये मैक्रो है बच्चों, वो माइक्रो था, दिस इज मैक्रो पुलिसमैन। मतलब सबसे ज्यादा these will be responsible, ज्यादा बड़ा साइज भी इन्हीं का होता है which will be able to kill the harmful cells over there। और स्कैवेंजर ऑफ, ये क्या है, ये आपके ब्लड के अंदर एक तरह के स्कैवेंजर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। क्यों प्ले करता है, वॉट एवर डेड और डीके सेल विल बी देयर, उनके स्ट्रक्चर में जब भी चेंज आता है सो दिस मोनोसाइट विल बी रिस्पॉन्सिबल और विल एनगल्फ द डैमेज और डेड सेल्स। और जब भी आपके जो ब्लड कार्पसल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरह का चेंज आया है सो दैट विल बी किल्ड, दैट विल बी एनगल्फ बाय दिस मोनोसाइट,
है ना। तो ये आपने बच्चों इसमें समझा। दूसरा है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट मतलब, अब ये लिम्फोसाइट जो है अगेन दिस इज गोइंग टू डिवाइड, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर डिपेंड होता है आपके मेमोरी सेल्स के बेसिस पे कि किस तरह से आपकी एंटीबॉडीज यहाँ पे काम करने वाली है बच्चों। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द अदर काइंड ऑफ सेल्स, इसलिए लिम्फोसाइट को अगेन वी डिवाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। ये टी लिम्फोसाइट और दूसरा है आपके बी लिम्फोसाइट। बच्चों इनका काम पूरी तरह से मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। मेमोरी के ऊपर बेस्ड वी कैन से दिस थिंग कि ये जो दोनों यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, whatever kind of foreign particle will enter inside your body, it will be responsible to affect you or it will be responsible to cause a kind of infection over there। तो जब भी वो infection वहाँ पे cause करेगा, जब भी वो किसी भी तरह की disease वहाँ पे cause करेगा, तो आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होगा और वो इम्यून सिस्टम विल बी एबल टू किल द माइक्रोब्स ऑल्सो। जो भी माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनको किल करके दे आर गोइंग टू मेंटेन अ डेटा ओवर देयर, और उस डेटा की मदद से यहाँ पर जैसे टी लिम्फोसाइट्स हैं, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर द सेम टाइप ऑफ माइक्रोब विल एंटर इनसाइड द बॉडी, तब उसकी डेथ वहाँ पर होगी इन्हीं टी लिम्फोसाइट के कारण। तो देखिए इसी टी लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग समझते हैं कि इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा है। द फर्स्ट इज टी किलर साइटोटॉक्सिक, या फिर डायरेक्ट किल बैक्टीरिया, या ये किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए दिस काइंड ऑफ किलर सेल्स, टी किलर सेल्स, जिनको हम लोगों ने क्या बोला, साइटोटॉक्सिक सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। किसका टाइप है बच्चों ये टी लिम्फोसाइट का सबसे पहला टाइप है। सेकंड इज टी हेल्पर सेल्स, है ना। देखिए जब भी एड्स होता है, जब भी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जब भी इस तरह की डिसीज होती है, तो किस वायरस का, HIV, है ना। HIV का जो मेन टारगेट होता है वो आपके टी हेल्पर सेल्स होते हैं। मतलब आपका इम्यून सिस्टम इनके खत्म हो जाने के कारण पूरी तरह से सप्रेस यहाँ पे हो जाएगा। और वैसे काम क्या करते हैं टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, है ना। अब देखिए एंटीबॉडी बन ही नहीं पाएगी, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। और जब भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन अगर नहीं हो पाएगा, देन यू पीपल नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है that is going to suppress at all, and you won't be able to fight against any kind of disease. You will suffer from different kinds of diseases also बच्चों। और वही तो disease है that is called acquired immunodeficiency syndrome, जो कि होता है आपके HIV वायरस के कारण, है ना। तीसरा जो है दैट इज द टी सप्रेसर, है ना। देखिए ये क्या करते हैं, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सप्रेस द टी किलर सेल्स, और ये प्रोटेक्ट करते हैं आपको किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिसीज से, जब आपके बॉडी के सेल खुद को ही पहचानना भूल जाए। सो दिस वी हैव सीन। अब बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की। बी लिम्फोसाइट्स में बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो काम है प्रोड्यूस कराना, सिंथेसाइज कराना किनको, और ट्रांसपोर्ट कराना किनको कराना है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द एंटीबॉडीज ओवर देयर। एंटीबॉडी जब होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ माइक्रोब which is there, which is responsible to cause you any kind of disease over there, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ब्लड कार्पसेल्स के डायग्राम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाउ दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरह से वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपकी WBC, है ना, ये WBC आपकी ये हो गए। WBC में हमने किनको देखा, यहाँ पर हमने मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल को देखा। स्ट्रक्चर हमने किस तरह से याद रखेंगे बच्चों, कि हमने देखा कि लिम्फोसाइट में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर भी एक किडनी जैसे शेप का एक स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस लोब हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दोनों एक ग्रेन्युलोसाइट कहलाते हैं, जिसमें कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा जो साइट यहाँ पे था, मैंने यहाँ पर मुझे आई शुड राइट इट इन द मोनोसाइट। ये देखिए ये मोनोसाइट मान लीजिए और इसकी को हम लिम्फोसाइट माने। तो देखिए उसके बाद में दीज 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर।
इन तीनों के बारे में हमने बात करी थी कि ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, है ना, ग्रेन्युलोसाइट विच कंटेन सम ग्रेन्यूल्स इन इट। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं सम ग्रेन्यूल्स आर देयर, और ये जो ग्रेन्यूल्स है बच्चों, ये कुछ उभार हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्यों है, दैट ऑल्सो यू विल गेट टू नो क्यों है, क्योंकि बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, these are responsible to fight against the microbes and granules की मदद से they will be able to maintain a data inside their body, और दूसरी बात बच्चों they will be able to kill the bacteria और virus over there। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल कंटेन मल्टी न्यूक्लियस इन इट, और उसके होने के कारण, उसके प्रेजेंट होने के कारण हम लोगों ने इसको क्या बोला था, मल्टी लोब्ड, है ना, हमने इसको क्या बोला था, मल्टी लोब्ड हम लोगों ने इसको बोला था। इस्नोफिल में हमने यहाँ पे हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे देखा था, तो हमने इसको क्या बोला था, बायलोब्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक और ये दूसरा, तो दिस इज नोन एज बायलोब्ड न्यूक्लियस, है ना। तीसरा जो था दैट वाज योर बेसोफिल, तीसरा जो था वो क्या था बच्चों, तीसरा जो था वो हमारा बेसोफिल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी यहाँ पे किडनी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बच्चों। तो ये आपके तीनों ग्रेन्युलोसाइट की बात हुई। और इससे पहले हमने चौथा जो सेल देखा था, सबसे पहला जिसको हम लोगों ने इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना, दिस इज योर आरबीसी। आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। कब इनका, कहां से इसका प्रोडक्शन होता है, इन सारे सेल्स का, इन सारे सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है स्टेम सेल्स की मदद से, है ना। स्टेम सेल्स कहां पर है, स्टेम सेल्स आर देयर इन द लॉन्ग बोन्स, जो उस बोन के अंदर जो एक फ्लूइड वहां पे भरा होता है, वहां पर रेड सेल्स वहां पर हमको देखने को मिलता है, रेड मसल्स हमको वहां पर, रेड फ्लूइड हमको बोलना चाहिए, रेड फ्लूइड वहां पे देखने को मिलता है। उसी फ्लूइड के अंदर से स्टेम सेल्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दीज मेनी काइंड ऑफ सेल्स, और इन सभी का रोल जो है वो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होता है। थर्ड और सबसे लास्ट वाले जो हैं बच्चों, these are your platelets which will be responsible for the clotting over there, और ये ब्लड को क्लॉट कराने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगे। इन्हीं की मदद से देखिए ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू कंपाइल दी सेल्स व्हेनेवर any kind of cut will be there, whenever any kind of damage will be there in the vessel, तब यही platelets जो है they will try to cover, they will try to gather all these cells over there, and because of that, that particular area which is injured over there, and from that the blood is going out, they will try to make a net like structure over there। वहाँ पर ये net like structure whenever they are going to form, these cells will not be able to go out from the body, और इसी की मदद से क्लॉटिंग जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इट विल बी बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स बच्चों, है ना। तो ये सारी चीज हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से इन सेल्स के डायग्राम और इनका फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर इज नाउ क्लियर टू अस। अगर हम इनके साइज की बात करें तो देखिए ये जो आपका लिम्फोसाइट जो होता है इसका साइज 8 माइक्रोन का हमको देखने को मिलता है। मोनोसाइट जो है वो 18 माइक्रोन का देखने को मिलेगा, और ये बाकी के जो आपके सेल्स हैं दीज विल बी अराउंड 10 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब बच्चों बहुत छोटा साइज इनका होता है। यू वोंट बी एबल टू सी these kind of cells by your naked eye। आपको अगर इनको देखना है so you will have to use a specific dye, you will have to use a specific color to give a color to these kind of cells, then only जो आपको यहाँ पे structure जो color यहाँ पे दिखाई दे रहा है, this color is can be seen or can be observed with the help of these kind of stain और dye only। अगर ये dye नहीं होती तो इनको देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। सो दिस इज क्लियर टू अस। इसके बाद में आगे हम लोगों ने टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर और मैक्रोफेज को देखो यहाँ पे ये पूरी तरह से कैसे दिखाई देते हैं। दीज जनरली लुक लाइक अमीबा, और ये क्या करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वेसल से अंदर या बाहर जाने का काम, और वी कैन से दे विल बी एबल टू क्रॉस एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके दे विल बी एबल टू रीच टू द एनी काइंड ऑफ पैरासाइट ओवर देयर, दे विल बी एबल टू किल इट, दे विल बी एबल टू एनगल्फ इट। उसके बाद में नेचुरल किलर सेल्स जो हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू किल दीज सेल्स, है ना। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये जब भी डेड
या फिर रप्चर्ड कोई आपका सेल है तो वो मैक्रोफेज उसको एनगल्फ करेगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स जो है दिस विल बी this is going to show some kind of actions against some kind of virus or bacteria। वैसे ही ये जो दोनों cells हैं they are responsible for the B cells will be responsible for the production of antibodies over there और उनका transportation ये यहाँ पर करवाते हैं। ये हम लोगों को अभी तक समझ में आया। नाउ प्लेटलेट्स की बात करते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब some kind of enzyme will some kind of protein will be there जिसको हम लोग थ्रोम्बिन बोलते हैं, उसी का कन्वर्जन यहाँ पे होता है और फिर उसी के कारण these thrombocyte will be responsible for the clotting over there ताकि आपकी बॉडी से ब्लड जो है वो लीक होकर बाहर ना आ जाए या बह ना जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से दे विल लुक लाइक और ये क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ काइंड ऑफ क्लम्प ओवर देयर, एक बॉन्ड वहां पे बनाते हैं। दे विल ट्राई टू गैदर ऑल दी सेल्स ओवर देयर जिनकी मदद से ये सारे सेल्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं एंड दे विल नॉट बी एबल टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होल और अ कट व्हिच मे बी देयर ऑन द वेसल। ये चीज़ हम लोगों ने समझी। अब देखिए कि ये प्लेटलेट देखिए काम कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यू पीपल आर एबल टू सी दिस कट ओवर हियर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग कोआगुलेशन फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। कोआगुलेटिंग फैक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ बॉन्ड ओवर देयर, है ना। कोआगुलेशन फैक्टर्स यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे कोआगुलेटिंग फैक्टर्स उस प्लेटलेट के साथ में मिलके दे आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड ओवर देयर और उसकी बॉन्डिंग हो जाने के कारण we will be able to block that hole over there और उसको ब्लॉक हो जाने के बाद में no cells will be able to go out from this cut। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है, हार्ट अटैक जब भी होता है ना बच्चों, तो हार्ट अटैक के लिए यही सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। कैसे, किस तरह से होगा, जैसे देखिए मान लीजिए अगर आपकी ये वेसल है और आपकी बॉडी में इफ एनी काइंड ऑफ फैट इज देयर, है ना, वहां पर उस आर्टरी के अंदर किसी तरह का फैट वहां पर डिपॉजिट हुआ है, so what will happen like this, ये आपका फैट का डिपोजिशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और ब्लड का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगा। ब्लड का फ्लो या फिर ब्लड का प्रेशर बढ़ने के कारण what will happen, the upper layer of this clump over there is going to rupture, ये पूरी तरह से रप्चर होगी and what will happen, these cells which are responsible for the clotting over there they will try to cover that particular part। what they will think कि यहाँ से कोई पार्ट जो है वो रप्चर हुआ है, that we will have to cover, if we will not cover it so all these cells will go out from the vessel and that may become the cause of injury or internal bleeding over there। तो उसको रोकने के लिए they will try to cover that particular part और बाकी के cells भी are going to support them, जिसके कारण यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉकेज हमको देखने को मिलेगा। all the cells are going to accumulate, all the cells are going to you can say फॉर्म बंच ओवर देयर, है ना। उसके कारण क्या होगा कि ये आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी और उस तरफ देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, यू पीपल नो दिस थिंग, द सेल्स व्हिच आर देयर इन द हार्ट, cardiac cells which are known as muscles, cardiac muscles which are known, so they will not get the oxygen, they will not get the sufficient amount of oxygen and because of that the muscles are going to burst over there, उनकी डेथ वहाँ पे होने लगती है। अराउंड in a minute around 500 cells are going to burst or will die। तो ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी के बाद में इन प्लेटलेट्स के बारे में या बात करें इनके थ्रोम्बोसाइट के बारे में, तो सबसे प्यारी चीज जो इसमें समझने की है बच्चों कि आपकी बॉडी से ब्लड लॉस को रोकने वाले दीज विल बी द सेल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं आपकी बोन मैरो में। कहाँ प्रोड्यूस हुए, ये भी आपकी बोन मैरो में प्रोड्यूस हो जाएंगे। बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे लेकिन कहां पर होंगे वो हमको यहाँ पे समझना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बात करते हैं। देखिए अब अगर इसके सेल को आप देखेंगे तो इस सेल में भी कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि दीज आर ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड, नो न्यूक्लियस विल बी देयर, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा,
मतलब जैसे आरबीसी में आपने देखा था कि वहां पर कोई न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन कैमल के ब्लड में और लेमा के ब्लड में आपको आरबीसी में भी न्यूक्लियस देखने को मिला। यहाँ पर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात आपको बच्चों, ये जो सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर ज़्यादातर मैमल्स में ये इफेक्टिव देखने को मिलते हैं, बाकी के ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को नहीं मिल पाते, है ना। तो ये देखिए ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड है और न्यूक्लिएटेड है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट। कहाँ से प्रोड्यूस हो जाने वाले हैं ये, मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट को हम यहाँ पे समझे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए अगर मेगा कैरियोसाइट की बात की जाए तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम इस तरह से बनाता हूँ, है ना। अब ये जो है आपका मेगा कैरियोसाइट, मेगा का मतलब क्या है, मेगा का मतलब है बड़ा, है ना, मतलब साइज जो है उसका काफी बड़ा है। और कैरियोसाइट का मतलब क्या होगा, कैरियोसाइट का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनको मेगा कैरियोसाइट क्यों बोला होगा, क्योंकि इनका न्यूक्लियस बड़ा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस इसका बड़ा बनाया, मैं इसको बीच में n यहाँ पे लिख देता हूं। और इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर विल बी देयर, है ना, जिनमें यहाँ पर क्या होगा, ओवर हियर थ्रोम्बोप्लास्टीन विल बी देयर। व्हाट विल बी देयर, थ्रोम्बोप्लास्टीन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और जब थ्रोम्बोप्लास्टीन यहां पर देखने को मिला तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, है ना। तो इनका यहाँ पे प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा कि कहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो से, मैंने आपको बताया। और ये कहां, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी बात है कि कौन से सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके प्रोडक्शन के लिए, वो होंगे मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट क्यों है, क्योंकि उनका न्यूक्लियस बड़ा है, बड़े न्यूक्लियस वाले वो है, इसलिए वो मेगा कैरियोसाइट यहाँ पे कहेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्टीन, यहाँ जो बबल जो एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा, वो बहुत सारे स्ट्रक्चर जिस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म होते जाएंगे, है ना। एंड ऑल ऑफ दीज विल कंटेन व्हाट, द सेम थिंग ओवर हियर, थ्रोम्बोप्लास्टीन, है ना। तो ये देखिए अब आपने आरबीसी की जब बात करी थी बच्चों, तो आरबीसी में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जब प्रोडक्शन होगा, वैसे आरबीसी को और क्या बोला जाता है, आरबीसी को बोला जाएगा एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाएगा, एरिथ्रोसाइट, है ना। और एरिथ्रोसाइट बना उस प्रोसेस को क्या बोला था, एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोला था, एरिथ्रोपोइसिस। तो यहां पर इसको बोला है हमने थ्रोम्बोसाइट, तो फिर इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बो what it will be called, it will be called thrombopoiesis। अब देखिए आगे इसमें समझते हैं कि ये प्रोसेस आगे चलती जा रही है, थ्रोम्बोप्लास्टीन का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, एंड दिस थ्रोम्बोप्लास्टीन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये यहाँ पर इससे अलग होगा। अलग होगा मतलब किस तरह का, यहाँ पे ये प्रोडक्शन जो होगा ये बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कौन सी प्रोसेस है बच्चों, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये यहाँ से अलग होता जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टीन का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और इस तरह से थ्रोम्बोसाइट का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में होता चला जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर समझ में आया कि किस तरह के ये सेल है, मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस हुआ है, बोन मैरो में ये प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो ये हमको समझ में आया। देखिए इसका अगर इसके साइटोप्लाज्म की बात करेंगे कि इसका साइटोप्लाज्म जो है वो बना हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसको हम लोगों ने बोला थ्रोम्बोब्लास्टेनिया। क्या बोला, थ्रोम्बोब्लास्टेनिया। ये टर्म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगी। अब ये देखिए इनका जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्या, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या थे बच्चों, जो ये ग्रेन्यूल्स वही हैं, दीज ग्रेन्यूल्स विल बी द सेम थिंग जो आपके जैसे WBC में हमने देखे थे, वैसे ही कुछ ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और आप अगर इनको देखना चाहते हैं सो यू कैन यूज मिथिलीन ब्लू, यहाँ पर जो डाई है दैट यू कैन यूज टू गिव अ कलर टू देम, और फिर आप उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, है ना। अब देखिए अगर इनका काउंट कम हो जाए, वैसे अगर इनके नंबर की बात की जाए सो देयर नंबर विल बी अराउंड 1.5 से लेकर 4.5, या कुछ लोगों में इट विल बी 3.5 ऑल्सो, है ना। ये क्या है, MM
क्यूब, दोनों के लिए यही यूनिट होगी। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि बच्चों सभी की बॉडी में प्लास्टिड या प्लास्टिड एसिड ये है आपके प्लेटलेट्स, इनका जो नंबर है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। इसका नंबर बहुत कम तब हो सकता है व्हेन यू विल सफ़र फ्रॉम द डेंगू, है ना। डेंगू जब बुखार आपको होता है, ये वायरस जब आपकी बॉडी में फैलता है बच्चों, तो इसके कारण हो ये जाता है द नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट विच विल बी देयर इनसाइड योर बॉडी, उनका नंबर वहाँ पे बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है? उसका नंबर बहुत तेजी से डिक्रीज यहाँ पे होने लगता है बच्चों, है ना। तो अगर इनका नंबर यहाँ पे आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन को उसमें हो ये जाएगा कि आपके स्किन पे यहाँ पे रेड स्पॉट या रैशेस जो है वो अपीयर होने लगेंगे, है ना। इस डिसीज को परप्यूरा डिसीज के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? परप्यूरा डिसीज। कब बोला? जब इसका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अगर इसका ब्लड में जो नंबर है, जो अमाउंट वहाँ पर है, इफ दैट इज गोइंग टू रिड्यूस, तो दैट इज टोटली गोइंग टू अफेक्ट व्हाट? क्लॉटिंग या कोएगुलेशन को वो यहाँ पर अफेक्ट करेगा, है ना। ये इसके इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे बच्चों। इसके आगे की बात करते हैं कि प्लेटलेट जो है वो कहाँ पर फॉर्म हुए हैं। ये फॉर्म हुए हैं आपके मेगा कैरियोसाइट से। कहाँ पर ये फॉर्म हुए हैं? ये हुए हैं आपकी बोन मैरो के अंदर। यहाँ पे थ्रोम्बोपोइसिस इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला है। और ये कौन से टिश्यू से बर्थ ले रहे हैं बच्चों? तो ये हो रहे हैं हीमोपोइटिक टिश्यू, है ना। हीमोपोइटिक टिश्यू और जिस प्रोसेस से बन रहे हैं वो कहलाई थ्रोम्बोपोइसिस, है ना। मुझे लगता है अब यहाँ तक आपको ये सारा क्लियर होगा कि थ्रोम्बोसाइट क्या है। अगर प्लेटलेट्स, इन प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, जो क्लॉटिंग की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग फैक्टर्स होंगे विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ओवर देयर बच्चों। इसकी क्लॉटिंग के लिए यहाँ पे बहुत अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी भी बात हम लोग आगे यहाँ पे करते हैं। अब देखिए मैमल्स के अंदर यॉर्क सैक जो है ना, तो इट इज वन ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि लीवर में, बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस में, है ना। ये हीमोपोइटिक ऑर्गन्स है जहां पर इनका प्रोडक्शन क्या है वो हो जाएगा। अडल्ट्स में जो ये ब्लड कार्पल्स है ना, और आरबीसी जो है, या फिर कहें कि ज्यादातर आपके ब्लड कार्पल्स जो हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म ओवर देयर इनसाइड योर बोन मैरो ओनली, है ना। ये क्या होता है? ये बोन मैरो में ही इनका प्रोडक्शन होता है। इनके काउंट की बात मैंने आपको बता दी थी, 1.5 से 4.5 लाख पर mm³ आप इनको मेजर कर पाते हैं, है ना। अगर इनका नंबर डिक्रीज हो गया है, अगर इसका नंबर डिक्रीज हो गया है, तो हमने उस आरबीसी में भी पेनिया की बात करी थी, है ना। तो ये क्या कहलाया है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना। ये इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। व्हाट इट विल बी कॉल्ड? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना। और कौन से सेल से ही प्रोड्यूस हुए थे बच्चों? These were produced by the megakaryocyte, आपको ये याद रखना होगा, है ना। तो ये आपके थ्रोम्बोसाइट की बात यहाँ पे हुई है।